हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इज़ एम आर के प्रयोग को सीखेंगे बड़े आराम से। वैसे तो इज़ एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में भी करते हैं, लेकिन इसके अलावे भी इज़ एम आर का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में होता है। तो हमें आज इस वीडियो के ज़रिए यही जानना है कि इज़ एम आर का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है और किस तरीके से इसका हमने प्रयोग करना है, और इसे सीखेंगे हम बड़े आराम से। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने क्लास में, जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। तो आइए सबसे पहले हम इज़ एम आर के मीनिंग को समझ लेते हैं और समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हमें करना है। इज़ का हिंदी अर्थ होता है या हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। आर का जो मीनिंग होता है हिंदी में इसका मीनिंग होता है हो या है, और इसका प्रयोग हम करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, दीज के साथ, दोस्त के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ। और एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है। आइए जब इसके मीनिंग और यूज़ को सीख चुके हैं तो हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमने इज़ एम आर का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस के अलावे भी हमें सीखना है कि इज़ एम आर का प्रयोग हमने कहाँ कहाँ करना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में है, हैं, हो, हूँ, होता है, होती है आ जाता हो, ठीक है ना, तो वहाँ हमने इज़ एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह है कि उस सेंटेंस के जरिए किसी काम या क्रिया के बारे में नहीं बताया जाता है, बल्कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है, और हमें उनके परिचय, अवस्था, अच्छाई या बुराई की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक अंग्रेजी ज्ञान टिप देना चाहूँगा, वो ये कि जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके के वाक्यों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के परिचय, अवस्था, अच्छाई या गुण के बारे में मालूम चल जाता है। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो अक्सर कुछ प्रश्नों के जवाब अपने आप में लिए होते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं? वो प्रश्न है कौन, कैसा, कैसी, क्या इत्यादि। जैसे कि कौन है, कैसा है, क्या है। जब आप इन प्रश्नों को पूछते हैं तो इन वाक्यों से आपको इसका जवाब मिल जाता है। आइए कुछ उदाहरणों से इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य यहाँ है, वह एक शिक्षक है। अब मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, वह कौन है? तो इस प्रश्न के जवाब में हमें परिचय मिलेगा कि भाई वह तो एक शिक्षक है, ठीक है ना। दूसरा सवाल अगर मैं पूछूंगा, वह बीमार है, और मैं यहाँ दूसरा वाक्य, वह बीमार है, और मैं यहाँ प्रश्न पूछूंगा वह कैसा है या वह कैसी है, तो हमें उसकी अवस्था के बारे में मालूम चलेगा कि भाई वो तो बीमार है। इसी तरीके से अगर तीसरे शब्द वाक्य को देखें कि शहद मीठा होता है, और मैं यहाँ सवाल पूछूंगा शहद कैसा होता है, तो शहद की अच्छाई के बारे में हमें मालूम चलेगी कि शहद तो मीठा होता है। तो इस तरीके से आपने इस टिप को बिल्कुल याद रखना है कि इस तरीके के वाक्य से आपको कौन, कैसा, कैसी, क्या, इन सवालों का जवाब जरूर मिलता है, ठीक है ना। आइए इसको जब हम आइडेंटिफाई करना भी सीख चुके हैं तो इसके रूल को सीखेंगे। रूल बड़ा आसान है, बहुत ही आसान रूल है, इसको समझिए ज़रा। पॉजिटिव और नेगेटिव रूल को पहले समझते हैं। पॉजिटिव रूल में इस तरीके के हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में भी बताया जा रहा है सबसे पहले हमने उसे लिखना है। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखना होता है इज़, एम या आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 3 में हम सबसे आखिर में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता हो, इज़, एम, आर के तुरंत बाद उसे हमें लिख देना होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर हम इज़, नॉट, एम नॉट या आर नॉट को लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सबसे आखिर में हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। इस रूल को समझ चुके हैं हम। तो आइए इस रूल को समझने के बाद हम कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। और इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने रूल बताया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रूल को याद रखना आपको जरूरी है। इज़, एम और आर का प्रयोग कहाँ होता है, इसको भी आपने याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। यहाँ पहला वाक्य है, वह एक शिक्षक है। अब देखिए, वह एक शिक्षक है यहाँ बताया जा रहा है, और इस वाक्य के अंत में है तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये वाक्य किसी के बारे में हमें परिचय दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके के बाकी जो भी वाक्य हैं, जैसे कि वह बीमार है, शहद मीठा होता है, तुम एक शिक्षक नहीं हो, वे लोग चोर नहीं है, ये भी इन्हीं आइडेंटिफिकेशंस को
सेटिस्फाई करता है, किसी के अंत में है आ रहा है, किसी के अंत में हो आ रहा है, और ये सभी वाक्य किसी का परिचय दे रहा है, किसी की अवस्था बता रही है, किसी की अच्छाई या बुराई बता रही है, ठीक है ना। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके इन सभी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला वाक्य है वह एक शिक्षक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह, जिसके बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है ही, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने लिखना है इज को, एम को या आर को। तो देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के तौर पे क्या मिला, ही। तो ही के साथ मैंने क्या बताया, ही के साथ हमने क्या यूज़ करना होता है, इज को यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यहाँ वह के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि वह एक शिक्षक है। तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो है ए टीचर। इस तरीके से ये पूरा वाक्य वह एक शिक्षक है, इसकी इंग्लिश बनी ही इज़ ए टीचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से इस पहले वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब दूसरे वाक्य को भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। दूसरा वाक्य है वह बीमार है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वह, अब वह बीमार है तो वह लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए या तो हम इसको सी लिखेंगे या फिर हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने इज, एम या आर को यूज़ करना है। तो हम जानते हैं कि वह के साथ यानी कि ही के साथ हमने क्या प्रयोग करना है, ही के साथ हमने इज का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एज, तो ये हो गया एज। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी कि वह के जो सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बीमार है, तो बचा रह गया हमारा बीमार, जिसकी इंग्लिश होती है इल। इस तरीके से वह बीमार है कि इंग्लिश बन गई सी या फिर ही इज़ इल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने दूसरे वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लिया। आइए तीसरे वाक्य को देखते हैं कि इसका जो इंग्लिश बनेगा वो क्या बनेगा। शहद मीठा होता है, ठीक है ना। तो शहद मीठा होता है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो है शहद, शहद की इंग्लिश होती है हनी, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने लिखना होता है इज, एम या आर को। तो शहद जो है यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई हमने यहाँ पे इज का प्रयोग करना है, ये मैंने लिख दिया इज, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखना होता है, क्या लिखना होता है, इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद हमने लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट को। तो इस वाक्य में हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है कि शहद मीठा होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मीठा होता है, तो बचा रह गया हमारा मीठा, ये लिख दिया मैंने स्वीट, मीठा की इंग्लिश। इस तरीके से शहद मीठा होता है कि इंग्लिश बन जाएगी हनी इज स्वीट, ठीक है ना। तो आइए इसी तरीके से हम चौथे और पांचवें वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ये चौथा और पांचवा वाक्य जो है ये नेगेटिव वाक्य आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चौथा जो वाक्य वह है तुम एक शिक्षक नहीं हो। तो हमने इस रूल को यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट को लिखना है, और उसके बाद हमने लिखना है कॉम्प्लीमेंट को। तो देखिए हमारे यहाँ सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और यू के साथ मैंने क्या बताया, यू के साथ हमने आर का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया आर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो भाई हमने यहाँ नॉट को भी लिखना है रूल के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, तो मैंने यहाँ नॉट लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे सबसे आखिर में कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है क्या है कि शिक्षक नहीं हो, है ना। तो यहाँ बचा रह गया एक शिक्षक, तो ये हो गया ए टीचर। और इस तरीके से तुम एक शिक्षक नहीं हो कि इंग्लिश जो बनी वो बनी यू आर नॉट ए टीचर, ठीक है ना। तो आइए अब हम इस तरीके से अपने आखिरी वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो आखिरी वाक्य वे लोग चोर नहीं हैं। तो यहाँ भी हम इसी नेगेटिव रूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा वे लोग की इंग्लिश हो जाएगी दे। उसके बाद हमने इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ दे है तो भाई दे के साथ हमने क्या यूज़ करना होता है, दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, तो मैंने लिख दिया आर। और उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो मैंने नॉट का यूज़ कर दिया। और आखिर में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो है चोर, तो ये हो गया थीव्स। तो इस तरीके से वे लोग चोर नहीं हैं, इस वाक्य की जो हिंदी, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी है दे आर नॉट थीव्स, ठीक है ना। देखा आपने किस तरीके से बड़े आराम से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रूल का यूज़ करते हुए इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हमने ट्रांसलेट करना होता है इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम टाइप ए के इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लें। टाइप ए के इंटरोगेटिव सेंटेंस उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो सवाल पूछते हैं जैसे क्या, कैसे, कब, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो। जैसे वह क्यों दुखी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, ये वाक्य के शुरुआत में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइप ए के सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो ये है ये टाइप ए का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो टाइप ए के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य की शुरुआत में नहीं आता। तो इसका रूल क्या है, इसका बड़ा आसान सा रूल है, समझिएगा। इस तरीके के वाक्य जब भी आपको मिल जाए ना, इस तरीके के वाक्य आपको कभी मिल जाए तो भाई आपने इस रूल को यूज़ करना है, ठीक है।
और क्योंकि ये जो वाक्य है वह क्यों दुखी है, ये किसी की अवस्था को बता रहा है, तो भाई हमने यहाँ पे इज एम आर का ही प्रयोग करना है। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट है। तो ये किसी की अवस्था को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ यहाँ आखिर में है भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए इस वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस रूल के जरिए। तो क्या रूल है, आपको जब भी टाइप ए के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो आपने सबसे पहले तो प्रश्नवाचक शब्द जो दिया गया है वहाँ पे उसकी इंग्लिश लिखनी है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द हमें दिया गया है वो दिया गया है क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखना है या तो इज को, या तो एम को, या तो आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है वह, और वह की इंग्लिश होती है या तो सी या तो ही। तो इनके साथ तो हमने सी या ही के साथ हमने किसका यूज़ करना होता है, इज का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इज। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 में लिखना होता है सब्जेक्ट को। यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, वह, तो वह की इंग्लिश होती है या तो सी या तो ही, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 4 में हमें लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि जो कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है उसके बारे में कि वह क्यों दुखी है, तो दुखी होना उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये रहा दुखी, और दुखी की इंग्लिश होगी सैड। और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना होता है। इस तरीके से इस रूल को यूज़ करते हुए वह क्यों दुखी है, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी वाई इज, अगर वो लड़की है तो सी, अगर वो लड़का है तो ही सैड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप ए के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम टाइप बी के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। टाइप बी के सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो सवाल पूछने जो शब्द वो वाक्य की शुरुआत में आते हो। जैसे क्या आप एक डॉक्टर हो, तो देखिए यहाँ पे जो क्या जो सवाल पूछ रहा है ये शब्द वाक्य की शुरुआत में आ गया। तो इसका रूल क्या है, इसमें आपने सबसे पहले इस तरीके के वाक्य में, क्योंकि ये वाक्य भी किसी के परिचय के बारे में पूछ रहा है, तो भाई इसमें भी इज एम आर का प्रयोग करना है, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल। तो इस तरीके के वाक्य में आपने क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हो भी लिख रहा है, तो इस तरीके के वाक्य में सबसे पहले आपने इज एम या आर का ही प्रयोग करना है। तो हमने देखना है कि भाई इज एम आर का प्रयोग तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या कौन है, आप, और आपकी इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो मैंने यहाँ लिख दिया आर। उसके बाद हमने लिखना होता है सब्जेक्ट को। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा आप, तो आपकी इंग्लिश होती है यू, इसे भी लिख दिया मैंने। उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ क्या बताया जा रहा है इसके बारे में कि एक डॉक्टर, जो कि क्या आप एक डॉक्टर हो, तो सब्जेक्ट जो है आपके बारे में बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर, तो ये पूछा जा रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा है ए डॉक्टर, ठीक है ना। और आखिर में क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क को लिखना होता है। इस तरीके से इस रूल को यूज़ करते हुए क्या आप एक डॉक्टर हो की जो इंग्लिश बनी वो बनी आर यू ए डॉक्टर। और इस वाक्य को भी हमने बड़े आराम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया, ठीक है ना। तो आइए अब हम कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। मैं बता दूं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इस तरीके के वाक्य जिसमें इज एम आर का प्रयोग आपने करना है, उसमें आपको अलग से किसी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने टाइप ए का रूल बताया ना, उसी रूल को आपने याद रखना है, और जो टाइप बी का रूल बताया उसी को आपने याद रखना है। बस इसमें एक चीज़ और आपको स्मार्ट वे में समझना है, वो ये कि सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का प्रयोग कर देना है, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव जो शब्द हैं यानी कि नॉट का प्रयोग करना जरूरी है। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि अगर टाइप ए के वाक्य आपको मिल जाए, यानी कि टाइप ए, यानी कि अगर आपको जो प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य की शुरुआत में ना हो, तो आपने सबसे पहले तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है, फिर इज एम आर को लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर नॉट को लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखना है, और आखिर में लिखना है क्वेश्चन मार्क को। तो आइए इसको देख लेते हैं पहले टाइप ए के सेंटेंस को। टाइप ए का सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के, वे लोग खुश क्यों नहीं हैं। तो भाई यहाँ पे जो क्यों जो है वो वाक्य के बीच शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो ये टाइप ए का वाक्य है, और इस वाक्य के अंत में है आ रहा है, प्लस में ये किसी के बारे में कुछ जो है जानकारी दी जा रही है, तो भाई हमने यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको रूल बताया एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले तो इस तरह के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को लिखना है। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्यों, क्योंकि इंग्लिश मैंने लिख दी यहाँ पे वाई, ठीक है ना। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वे लोग यानी कि दे के साथ हमने आर का प्रयोग करना होता है, ये मैंने लिख दिया आर। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग है, तो ये लिख दिया मैंने वे लोग की इंग्लिश दे। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट। और सबसे आखिर में हमने कॉम्प्लीमेंट लिखना है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो है हैप्पी, और सब उसके बाद हमने यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क को। इस तरीके से इस रूल को यूज़ करते हुए वे लोग खुश क्यों नहीं है कि जो इंग्लिश बनी वो बनी वाई आर दे नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो आइए अब हम टाइप बी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिए। टाइप बी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ तरह के सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य की शुरुआत में आ जाता हो। तो हमने क्या करना है, उसमें सबसे पहले इज एम आर को लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर नॉट को लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क को लिखना है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये टाइप बी का सेंटेंस है। पढ़ लेते इसको। क्या वे लोग खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ आखिर में है आ रहा है और ये प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आ रहा है।
तो भाई हम समझ गए कि टाइप बी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्योंकि आखिर में है आ रहा और ये किसी की स्थिति किसी की कंडीशन के बारे में, किसी की अवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई ये इसमें हमने इज एम आर का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आइए इस रूल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इज एम या आर में से किसी एक को लिखते हैं। सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट है वे लोग का इंग्लिश होती है दे, तो दे के साथ हमने आर का प्रयोग करना होता है, ये मैंने लिख दिया आर। उसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग हमने उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना, सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ वे लोग की इंग्लिश दे। उसके बाद हमने नॉट को लिखना होता है, ये मैंने लिख दिया दे के बाद नॉट। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे खुश, है ना। क्या वे लोग खुश नहीं है, तो उनके बारे में बताइए कि वे लोग खुश हैं या नहीं, तो ये पूछा जा रहा था, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये बचा रहेगा आखिर में, वो है हैप्पी। और उसके बाद सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस तरीके से जो हमारा ये वाक्य है, क्या वे लोग खुश नहीं हैं, इसकी इंग्लिश बन जाएगी आर दे नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से नेगेटिव इंट्रोगेटिव के टाइप ए और टाइप बी के वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक अंग्रेजी ज्ञान टिप और देना चाहूँगा, वो ये कि अक्सर आप देखेंगे कि जिस तरीके का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना, उसमें आपने क्या देखा कि रिटन इंग्लिश में तो सब्जेक्ट के बाद इस तरीके के वाक्यों में क्या हम करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के बाद नॉट। लेकिन जब हम इसी तरीके के सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, तब हमने वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखें ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से ये वाक्य है ना यहाँ पे कि वे लोग खुश क्यों नहीं, यहाँ पे लिखा है वाई आर दे नॉट हैप्पी, तो इसको हम रिटन जो इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश तो इस तरह से लिखते हैं वे लोग खुश क्यों नहीं है कि इंग्लिश वाई आर दे नॉट हैप्पी। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं वाई आरंट दे हैप्पी। तो अगर आपको कभी किसी जगह पे इसी वाक्य का यानी वे लोग खुश क्यों नहीं है, अगर वाई आर दे नॉट हैप्पी लिखा मिल जाए और वाई आरंट दे हैप्पी इनमें से कोई एक लिखा मिल जाए, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको रूल तो कुछ और बताया था और यहाँ पर इस तरीके से कैसे मिल गया, ठीक है ना। आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना है। आप ये मत समझिएगा कि आपको रूल गलत बताया गया, नहीं, मैंने क्या बताया, फ़र्क इतना है कि इस तरीके के वाक्य जो है हम रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं और इस तरीके के वाक्य हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से क्या वे लोग खुश नहीं है, यानी कि इसकी इंग्लिश तो बनी आर दे नॉट हैप्पी, लेकिन इसकी स्पोकन इंग्लिश में हम इसको यूज़ करेंगे आरंट दे हैप्पी। तो अगर किसी जगह पे आपको क्या वे लोग खुश नहीं है आरंट दे हैप्पी लिखा मिल जाए, तो आपने बिल्कुल भी नहीं समझना है कि ये गलत है, या तो ये जो वहाँ पे लिखा हुआ गलत है, या फिर आपको मैंने गलत रूल बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इन बातों को बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चन का भी जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिख दें, और जितनी जल्दी आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतनी जल्दी आपको आपके आंसर पर फीडबैक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।